तो stress, you know what is stress? Actually, stress is our body response towards any situation. तो वो जो response है वो can be physiological, can be biological, can be emotional, can be psychological. So body reacts in different ways. Physically also body reacts whenever there is a situation. Stress means any situation where we think that we are not able to cope up, or where we are not able to manage that situation, and our body reacts in different ways. Like, if because most of you are doctors, so we know what happens during anxiety. क्या होता है कि स्वेटिंग होने लगती है, पैल्पिटेशन होने लगती है, एकदम वो फ्राइट वाला, फ्रीज वाला रिस्पॉन्स होता है, जहां पर वो आप वही आपको लगता है यू आर नॉट एबल टू मूव, और यू फील हेल्पलेस, you feel so anxious that you feel that okay, so this is the end of my life, and I cannot do anything. तो बच्चों में भी हम अगर देखते हैं तो small children get stress, है ना, in school or at home. So in whatever situation is there in our environment can give us stress. uh, वैसे क्या होता है कि all stress is not bad. See, there are two types of stress, है ना. One is eustress, that is good stress. For example, if a child does not feel any anxiety or stress about exams, so he will not prepare. And we also physicians, we also, if we don't have to see the patients, we will not work hard. Or say for every type of work we are doing, we little bit of stress is required. और वो स्ट्रेस ऐसा होता है कि वो आपको उतना ही स्ट्रेस होना चाहिए जो आपके एक रूटीन को डिस्टर्ब नहीं करे. अगर वो ऐसा स्ट्रेस है कि यू आर सो ओवरवेल्म्ड बाय द सिचुएशन दैट यू आर जस्ट स्टक अप, यू आर नॉट एबल टू डू योर रूटीन वर्क. आप अगर डॉक्टर हो तो आप क्लिनिक नहीं जा पा रहे हो, आपको इतना फियर हो रहा है कि आप पेशेंट को कैसे देखोगे, या एक छोटा बच्चा है उसको स्कूल जाने में डर लग रहा है, या इट कैन हैपन विद एनी एज ग्रुप. सो दैट इज बैड स्ट्रेस. दैट इज गुड स्ट्रेस. तो एक गुड स्ट्रेस जो होता है, यू स्ट्रेस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आवर लाइफ विल बी लाइक बनाना. We will not be having any motivation or inspiration to do anything. So little bit of motivation or inspiration or little push is important, and that is you stress. That is very important. और डिस्ट्रेस हो गया जो जिसको कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या हमारी कोपिंग स्किल्स नहीं है कि हम उसको मैनेज कर लें. बिकॉज स्ट्रेस क्या है, इट इज पार्ट ऑफ एवरी डेज लाइफ. मॉर्निंग से उठ के, से फॉर अ हाउस वाइफ इफ यू टॉक अबाउट, उसकी अगर हाउस मेड नहीं आई है तो शी विल गेट स्ट्रेस्ड कि आज मैं अपने घर के काम कैसे करूंगी. दिस इज अ वेरी सिंपल स्ट्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना. आप अगर फिजिशियन हो, आपकी हेल्प नहीं आई, आपका कंपाउंडर नहीं आया, आपके डिस्पेंसर नहीं आए, तो आपको लगेगा अरे विद पेशेंट्स आओ, आई विल डिस्पेंस द मेडिसिन. सो ये छोटे छोटे स्ट्रेसेस जो होते हैं ना, बट वी आर एबल टू कोप अप. तो अगर हम कोप अप नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली वी गो इनटू द स्ट्रेस. तो फिर स्ट्रेस में जाते हैं तो फिर वो सारे फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं. और अगर हम इमोशनल सिम्टम्स को देखेंगे तो इमोशनली क्या फील होता है, यू फील ड्रेन्ड आउट, यू फील दैट जो है वो आपके आपको इरिटेशन होने लगती है, यू आर नॉट एबल टू टेक एनीबॉडीज वर्ड्स. वो भी आपको छोटी छोटी बातें भी बुरी लगने लगती हैं. यू टेंड टू क्राई फॉर वेरी स्मॉल थिंग्स, है ना. स्मॉल थिंग्स स्टार्ट डिस्टर्बिंग यू. तो ये अगर आपकी कोपिंग स्किल्स अच्छी हैं, वही हम आज सीखेंगे कि हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रेस. तो इफ यू हैव गुड कोपिंग स्किल्स, तो ये स्मॉल स्ट्रेस जो होते हैं ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते. बड़े स्ट्रेस होते हैं हर किसी की लाइफ में, लाइक इफ यू लूज समवन, सम ऑफ योर लव्ड वंस, या आपका कुछ लॉस ऑफ एम्बिशन हो गया. लाइक दीज डेज इट इज वेरी कॉमन कि बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईआईटी में जाना चाहते हैं, या उनकी कोई एक स्ट्रॉन्ग एम्बिशन है which is not fulfilled. Then they go first into stress, and then ultimately if this stress remains for a long time, it can turn into depression. So all stress is not bad. So eustress is also there. It is good stress, which is very important to keep us motivated. Thank you, ma'am. So, ma'am, what can be the causes of the stress? What can be the causes, basically? Maybe in puberty, at pregnancy, or men and women differently as well? Because see, let us go stepwise. Like first puberty, है ना. Puberty में क्या Yes. होता है? It's a transition.
transition phase. So definitely all of us are doctors, we know that estrogen, progesterone hai hormones, they have their own role to play. At one side these hormones are protective and another side they create havoc also. तो एक ट्रांजिशनल फेज है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं. गर्ल्स, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल, तो उसको पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, तो समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी. अ स्मॉल गर्ल है, लाइक अब तो आजकल टुडे ओनली आई गॉट अ पेशेंट, शी हैड अ पीरियड एट 8 years of age. तो एक ये भी फैक्टर हो गया है कि जो आफ्टर एवरी 10 years एज जो है वो मिनार्की की एज थोड़ी कम हो जाती है. तो दीज डेज बिकॉज एक तो हॉर्मोन्स का एक्सेसिव यूज हो रहा है, ऑक्सीटोसिन और कैटल में यूज हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग हार्मोनल डिस्टर्बेंस. तो अर्ली प्यूबर्टी हो रही है, तो पीरियड्स जल्दी हो रहे हैं, तो बच्चों को इतना दे आर नॉट एबल टू हैंडल एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग विद देम, है ना. तो दैट आल्सो क्रिएट स्ट्रेस. फिर क्या होता है, बच्चों को एक इस एज में आइडेंटिटी क्राइसिस होने लगता है. मीन्स अगर वो छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम छोटे बच्चों के साथ थोड़ी खेल सकते हो. और बड़ों के बीच में बैठेंगे तो फिर बड़े बोलेंगे कि तुम इतने बड़े नहीं हो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हो कि तुम जाके बड़ों के बीच में बैठो, उनकी बातें सुनो. सो दिस इज वेरी, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड. So this is a stage of confusion, knowing their identity. फिर आजकल peer pressure बहुत ज्यादा है. Peer pressure हम academics में भी देख सकते हैं, and otherwise also if your friend like कोई girl है puberty की एज में और उसकी फ्रेंड ने कुछ एक एक्सपेंसिव सी कोई चीज ले ली है, तो जो गर्ल है वो शी इज आफ्टर हर पेरेंट्स की, जो मुझे भी दिलवाओ, इवन इफ द पेरेंट्स डू नॉट अफोर्ड. तो एक वो प्रेशर है. सोशल मीडिया का प्रेशर है. रील्स बना रहे हैं बच्चे फेसबुक पे. आई सी मैनी केसेस, फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो जाती है, फिर वो फेसबुक फ्रेंड्स बनते हैं, तो दे आर नॉट रिलायबल फ्रेंड्स. मतलब you, because you don't know them, what actually their background is and what type of living they have. तो एक सोशल मीडिया, फिर जो रील बना रहे हैं बच्चे, फिर वो कितने हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, व्यूअरशिप कितनी है. तो अगेन ऑल्दो दिस कैन हैपन विद एवरी एज ग्रुप, बट सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है ना, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो रहा है. लाइक आपकी कोई फ्रेंड है, वो कहीं घूमने गई और उसने डाल दिया कि लो आई एम एट सच एंड सच प्लेस, एंड यू फील वेरी बैड अबाउट योर सेल्फ दैट मैं तो घर बैठी हुई हूँ और मेरी फ्रेंड तो देखो 5 स्टार होटल में घूम रही है या माउंटेन्स पे घूम रही है, शी इज एंजॉयिंग हर लाइफ. व्हाई आई एम व्हाई दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग विद मी. तो एक ये सोशल मीडिया से आ गया प्रेशर. वो चाहे अपने घर के लॉन में ही घूम रही होगी, लेकिन फिर वो डाल देगी कि मैं तो किसी होटल के लॉन में हूँ. तो एक इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का भी. फिर इस एज में ना एक पर्सनल अपीयरेंस के भी इश्यूज होते हैं. ओके, आई एम नॉट वेरी फेयर, और हम सब डॉक्टर्स हैं, हमारे पास आते ही है ना केसेस कि मैम हमारा कॉम्प्लेक्शन जो है कुछ ऐसी मेडिसिन दे दो हमारा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाए थोड़ा. वो कॉम्प्लेक्शन को लेके भी है, अपनी अपीयरेंस में अपने हाइट को लेकर है, या अपने हेयर फॉल हो रहा है, या अपने एक्ने आ रहे हैं इस एज में, है ना. और एक क्या है, इन्फैचुएशन विच इज वेरी कॉमन, एंड फॉर दैट पर्पस स्पेशली आई एम कॉल्ड इन डिफरेंट स्कूल्स फॉर क्लास 6, 7, 8 कि children don't understand that it is only infatuation, it is only attraction towards opposite gender, which can happen at this age, and which absolutely happens and which is very normal. लेकिन वो बच्चे उसको क्या समझने लगते हैं, आई लव दैट पर्सन, उसके बिना मैं रह नहीं सकती. फिर वो स्ट्रेस में जाते हैं, क्योंकि फिर वो अगर फ्रेंड से बात नहीं होती, या इरिटेशन होती है कि मुझसे बात नहीं कर रहा या मुझे टाइम नहीं दे रहा. कैन हैपन विद बोथ वेज, बॉय के साथ भी गर्ल के साथ भी. वो ये दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट लव. क्योंकि जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो विच इज द रीजनिंग माइंड ऑफ आवर ब्रेन, it fully matures at the age of 25.
तो बिफोर दैट तो आपको समझ भी नहीं है कि आपको किसको फ्रेंड बनाना है और किसको फ्रेंड नहीं बनाना है। तो एक ये बहुत ज्यादा इशू है। इशू फ्रेंड्स के साथ इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज ऐसे मैंने देखा है बच्चे आके शेयर करते हैं कि हाँ, हट गया कि हमारे हमारे फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, या हम क्लास में हम अकेले बैठे रहते हैं, बच्चों के और ग्रुप्स हैं, मेरी फ्रेंड नहीं है। तो दे बिकॉज दे वांट टू बी एक्सेप्टेड, दे वांट टू बिलोंग टू सर्टेन ग्रुप। तो ये एक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर एकेडमिक्स का भी प्रेशर है बच्चों को, कंपटीशन इतना ज्यादा है। और पेरेंट्स का भी प्रेशर है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको क्लास में जो है वो, अगर टॉपर्स है तो फर्स्ट ही आना है आपको, बिल्कुल सेकंड भी नहीं आना। और ये बड़ा कॉमन इशू है। बच्चे आके मुझसे बोलते हैं कि मैम, या उनको फिर फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं उस स्ट्रेस को लेके। दे मे गेट हेडेक्स, और पेनफुल पीरियड्स भी हो सकते हैं, और indigestion भी हो सकता है। any physical problem, we know all psychosomatic diseases, any disease, psychosomatic disease can happen to them। तो पेरेंट्स का भी प्रेशर है। बच्चा कुछ और पढ़ना चाह रहा है, पेरेंट्स जो है वो डॉक्टर ही बनाना चाह रहे हैं। अभी आप सबने देखी होगी पीछे न्यूज, a boy who qualified with a 99.9 percentile in NEET exam. So he committed suicide because he did not want to become the doctor. Although he qualified, he was getting a best college, best medical college. लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को भी बोला कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, बट पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, तुमको डॉक्टर ही बनना है। तो he could not cope up with the stress. He committed suicide. तो कुछ बच्चे अपने मार्क्स नहीं उनके आते हैं तो उसमें चले जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस है ना, वो मैं देखती हूँ जो पेशेंट्स में मेरे पास आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस एज ग्रुप, एडोलसेंट एज ग्रुप्स आर ब्रॉट टू मी। तो कोपिंग में तो मैं उनको यही बोलूंगी बच्चों को, अगर वो इसमें कोई बच्चा है या पेरेंट्स हैं एडोलसेंट एज ग्रुप के, तो आई वुड से कि देयर शुड बी नो कंपटीशन एंड नो कंपैरिजन, है ना। ऑल ऑफ अस आर यूनिक, गॉड हैज मेड अस यूनिक, एंड वी हैव आवर ओन पाथ। आप देखो, आप एक एप्पल और बनाना को कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बनाना हैज इट्स ओन क्वालिटीज, एप्पल की अपनी है, रोज फ्लावर की अपनी अपनी फ्रेग्रेंस है, लोटस की अपनी है, गेंदे की फूल जो है उसकी अपनी एक फ्रेग्रेंस है, अपनी स्मेल है, अपनी ब्यूटी है। तो ऑल ऑफ अस आर यूनिक इन सम और द अदर वे। तो ये पेरेंट्स को ही बच्चों को सिखाना है। वो हम एक हेल्दी सोसाइटी तभी क्रिएट कर पाएंगे जब हमारी नर्चरिंग अच्छी होगी बाय द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स कोई प्रेशर ना बनाए बच्चों के ऊपर, कि बच्चों को एक बहुत ही हेल्दी नेचुरल वे में उनको दे शुड बी ब्रॉट अप। तो बच्चों, अगर बच्चे हैं यहाँ पर तो मैं उनको यही बोलूंगी कि जस्ट हैव दिस माइंडसेट कि आई एम यूनिक एंड आई एम वर्दी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स के पीछे ज्यादा नहीं भागो कि फ्रेंड्स हैं कि नहीं है। मेन मोटिव एट दिस एज इज स्टडी। खाओ पियो मस्त रहो और एंजॉय करो, और मेन मेन थिंग इज फोकस ऑन योर स्टडीज, बिकॉज स्टडीज ओनली विल टेक यू समवेयर। अभी एंड हर हर चीज जो है वो एक राइट टाइम पे मिलती है। और बॉयफ्रेंड, हाँ ठीक है, अगर आप कोएड स्कूल में पढ़ रहे हो ठीक है, मेक फ्रेंड्स, बट डोंट फॉल इनटू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप जो होता है वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऐड कर देता है आपकी लाइफ में। बिकॉज ऑलरेडी यू आर स्ट्रेस्ड, आपको पढ़ाई का प्रेशर है, आपको कभी कभी मैंने देखा है सिबलिंग्स के भी, सिबलिंग्स में एनवी भी होती है। पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं बच्चों को उनके अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ कर लेते हैं, या अपने फ्रेंड्स के बच्चों के साथ करते हैं। तो पेरेंट्स भी ये सोचें कि हमें कंपेयर नहीं करना है अपने बच्चों को। हर बच्चा जो है वो जरूरी नहीं है एकेडमिक्स में ही बहुत अच्छा होगा। ये देखें कि उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, और बच्चे को भी ये सोचना है ओके इट्स ओके, आई हैव टू डू माई बेस्ट, एंड देयर इज नो नीड टू कि आपको टॉप ही करना है। आई हैव सीन एवरेज पीपल डूइंग वेरी गुड इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ, बट वॉट एवर यू आर डूइंग यू शुड बी सिंसियरली डूइंग इट। तो बच्चे इस एज में अपने हेल्थ का भी ध्यान रखें। मैंने ये देखा है कि बच्चे स्कूल में बिना ब्रेकफास्ट के चले जाते हैं। जो है वो दैट इज ब्रेकफास्ट इज द
वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ होल ऑफ द डे। तो बच्चे जो हैं वो क्या करें, अपना मेन अपने अपने गोल्स जो हैं वो इमीडिएट गोल सेट करें। ये नहीं कि अभी है तो बच्चा, मैंने देखा 10th क्लास के कोई बच्चा आएगा काउंसलिंग के लिए, मैम हमें हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है। अभी मार्क्स जो है वो ले लिया, पीसीएम ले लिया, पीसीबी ले लिया, और मार्क्स अभी जो जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसकी कोई चिंता नहीं है, आकाश ज्वाइन कर लिया, बंसल क्लासेस ज्वाइन कर ली। यू आर इन क्लास 9th and 10th। तो अभी क्या करना है, अभी फोकस शुड बी इमीडिएट, कि अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं या फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उनको कैसे करें, अभी जो उसका टाइम दूर है। तो हमें बच्चों को क्या बोलना है, सेट इमीडिएट गोल्स विच आर विच यू कैन अचीव एंड डू स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो ठीक है, अपने जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इधर उधर ना करके अपने अपनी फैमिली में हैव गुड रिलेशनशिप विद द फैमिली मेंबर्स। बिकॉज अल्टीमेट क्या होता है कि अगर फैमिली से रिलेशन अच्छे नहीं होते, लाइक पेरेंट्स कभी कभी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, तो बच्चे पेरेंट्स से ना शेयर करके अपनी बात को बाहर किसी के साथ शेयर करते हैं, तो दे मे नॉट गेट गुड एडवाइस। सो पेरेंट्स ऑल्सो शुड बी वेरी मच केयरफुल कि उनको अपने बच्चों के साथ बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है। तो आई थिंक डॉक्टर मृणालिनी, आई थिंक दिस इज, if you have any question regarding any stress about puberty. मैम लास्ट में लें या अभी बीच में मैम ले सकते हैं? लास्ट में भी ले सकते हैं, बीच में। बट मैम एक क्वेश्चन मेरे अंदर आ रहा था कि मैम एक्चुअली क्या है ना, मदर्स को भी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दे आर टू बी मोर काउंसलिंग रिक्वायर्ड इन द पेरेंट्स देन बच्चे। नहीं मैम? बिल्कुल। होता क्या है कि बच्चों की काउंसलिंग से ज्यादा ना पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम लाइज विद द पेरेंट्स। तो प्रॉब्लम अगर 75% प्रॉब्लम ना पेरेंट्स के साथ ही है, 25% बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसको स्कूल से हो सकती है, या उसकी ऐसी ना बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, एडीएचडी के बच्चे होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा केयरलेस है बच्चा, हाइपर एक्टिव है, या उसका कंसंट्रेशन कम है, तो ठीक है, ही इज नॉट एबल टू फोकस ऑन द स्टडीज। बट प्रॉब्लम आती कहाँ से है, प्रॉब्लम जो है वो वहीं से आती है, पेरेंट्स से आती है। पेरेंट्स कभी पेरेंटिंग में बहुत लीनियंट है, बच्चा देख ही नहीं रहे बच्चा क्या कर रहा है, तो वहां बच्चा थोड़ा केयरलेस हो जाता है। तो देयर शुड बी अ बैलेंस कि आपको कहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करना है और कहाँ पर आपको लीनियंसी देनी है। तो पेरेंट्स की तो डेफिनेटली है ही जरूरी, तभी मैंने बोला कि पेरेंट्स को भी नहीं कंपेयर करना है। कंपटीशन की फीलिंग डालता कौन है एक्चुअली, पेरेंट्स डालते हैं ना कंपटीशन की फीलिंग, कि वो देखो अच्छा कर रहा है, तुम पीछे रह गए होगे, तुम नहीं कर पाओगे। मैम सिर्फ एकेडमिक्स अगर हम ना देखें, अगर वैसे देखें तो जो आपने फर्स्ट वही हिंट किया, तो जो पीयर प्रेशर का जो रहता है कंपैरिजन खुद बच्चों के अंदर, और एक और चीज सब्सटेंस, मैम इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताएं। सब्सटेंस क्या, सब्सटेंस अब्यूज? हाँ यस मैम, थोड़ा सा उसका भी बच्चों का हाँ, रहता है बहुत आजकल मैम, पार्टीज में दे यूजिंग एंड दे आर इट्स लाइक। this is very important, again I am saying this is peer pressure। तो इसकी इसके लिए ना बच्चों को मुझे लगता है वैल्यूज देनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आजकल पेरेंट्स की भी थोड़ी अपनी कमी है वैल्यूज। बट अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को शुरू से बताएंगे, दे शुड चिल्ड्रन शुड बी गाइडेड कि एट व्हाट एज दिस दे कैन कंज्यूम लिटिल बिट ऑफ बियर या व्हाट, बट एट दिस एज इट वुड बी हार्मफुल फॉर देम। उनको बच्चों को उनको हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ के जो हार्म हो सकते हैं वो बच्चों को बताएं। और अगर उसको, मैंने तो देखा है ये 9th 10th क्लास 11th क्लास के बच्चे, दे आर इनटू यूजिंग, और फिर वो कहीं ना कहीं घर में भी ऐसा माहौल होता है, इट्स दे आर सीइंग देयर पेरेंट्स और फादर यूजिंग, या नहीं भी है तो उनका पीयर ग्रुप ऐसा है। तो ये बड़ा सेंसिटिव सा इशू है। इसमें बच्चों को मुझे लगता है बच्चों को अगर मॉरल वैल्यूज दी जाएं, उनको बताया जाए व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू एट दिस एज स्पेशली, एंड दिस इज अ ग्रोइंग एज, ब्रेन भी आपका डेवलप हो रहा है, और सब्सटेंस अब्यूज से का क्या होगा, ब्रेन डेवलपमेंट अफेक्टेड होगा। यस मैम, थैंक यू सो मच। तो बच्चों को ये भी देखना है कि बच्चे किस तरह के फ्रेंड्स बना रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
because Right. parents should know what kind of in what kind of society our child is moving. मैंने ऐसे देखा है बड़े सारे केसेस में, पेरेंट्स को ना पता नहीं होता कि हमारा बच्चा जो है वो उनके फ्रेंड्स कौन है. एटलीस्ट पेरेंट्स शुड नोट डाउन, उनके नंबर्स पता होने चाहिए, उनके बैकग्राउंड पता होना चाहिए, उनकी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए. एंड पेरेंट्स शुड बी ओपन, उनके फ्रेंड्स को घर पे बुलाओ, लेट्स हैव अ पार्टी टुगेदर. उनको कुछ उनको ऑल्टरनेटिव्स दो कि दे कैन एंजॉय विद instead of boozing, they can enjoy with other drinks also. They Right. can juices or ना. तो Bil- we should give them alternatives actually. बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है. मैंने देखा छोटे बच्चे को 6 months के बच्चे को पेरेंट्स जो है वो फीड करने के टाइम पे मोबाइल पकड़ा देते हैं. तो who is making their habit? Parents are responsible only. Right. पेरेंट्स डिसिप्लिन करें बच्चों को, है ना, और फिजिकली एक्टिव रहें, गोल सेट करें, ठीक है. So do we have other questions regarding puberty, if anyone? No, no one has put up in chat. You can go ahead with pregnancy, I think, right? Okay. ठीक है. So next we have stress in pregnancy, ma'am. हाँ, तो प्रेगनेंसी इज अनदर अदर फेज जहाँ पर फिर वही हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं. एंड प्रेगनेंसी में क्या होता है कि लाइक इफ द वुमेन इज वर्किंग स्पेशली, तो एक टाइम के बाद शी वुड फील कि नाउ आफ्टर दिस से 6 or 7 months आई वुड नॉट बी कंफर्टेबल डूइंग माय जॉब, और आई वुड नॉट लुक वेरी गुड. वो जो बेबी बम्प नजर आने लगता है या फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं. तो एक थोड़ा सा इनसिक्योरिटी सा, या थोड़ा ये भी रहता है कि पता नहीं व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी आई वुड बी हैविंग, सिजेरियन होगा कि नॉर्मल होगा, कि मेरे, और हम पढ़ते भी है ना हमारे रेपर्टरी में भी ऐसे रूब्रिक्स हैं, फियर ऑफ डेथ बाय डिलीवरी, है ना. तो वो हेल्थ इश्यूज लगते हैं, वॉमिटिंग हो रही है तो कहीं, और फिर बेबी को लेके भी एंजाइटी होती है कि वेदर माय फीटस इज डेवलपिंग नॉर्मली और नॉट, वेदर कोई एनोमली ना हो जाए. कुछ हाइपोकॉन्ड्रियाकल टाइप ऑफ एंजाइटीज भी हो सकती हैं. तो वो बच्चे की हेल्थ को लेकर हो सकती हैं, और अपनी हेल्थ को लेकर हो सकती हैं. अब सपोर्ट सिस्टम आपके मान लीजिए स्ट्रांग नहीं है, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, यू आर doing job, or if you are a physician, you are seeing patients also, then एक प्रेगनेंसी यू आर कैरिंग बेबी, एक उसका भी स्ट्रेस है. फिर छोटी छोटी बेबी की जो मूवमेंट्स हो रही हैं, फिटल मूवमेंट्स है नहीं है. तो इस तरह के कभी कभी आपकी अनवांटेड सी प्रेगनेंसी होती है, उसका भी एक स्ट्रेस होता है कि यू डिड नॉट वांट टू हैव, बट इट हैपेंड. तो एक वो भी स्ट्रेस हो जाता है. फिर एक ये स्ट्रेस होता है प्रेगनेंसी में कि जेंडर क्या होगा, बॉय होगा कि गर्ल होगा. उसका प्रेशर एक आपको आपको फैमिली से भी आ सकता है, आपको इन लॉज से भी प्रेशर होता है, आपका अपना भी प्रेशर होता है. मैंने देखा है कभी कभी लेडीज का कि बॉय होना चाहिए पहले, और इन लॉज भी कभी कह देते हैं कि बेटा होना चाहिए. तो वो एक ये सारे स्ट्रेसर्स जो हैं वो कैरी कर रही होती है एक प्रेग्नेंट लेडी. पर कोपिंग में मैं ये बोलूंगी कि अगर अनवांटेड भी है या वैसे भी है, तो ये सोचें कि ये दिस इज अ वेरी गोल्डन पीरियड, एंड वट एवर आई एम थिंकिंग विल अफेक्ट माई बेबी, whatever activity I am doing, or my behavior or my mood will affect my baby when he would be born. या मैंने ये भी देखा है कि कुछ anomalies भी हो सकती हैं, कुछ mental development भी उतना नहीं हो सकता परफेक्ट. हाँ, तो एक उसको प्रेगनेंसी को एक एंजॉय करें, तो उसमें एक्टिव रहो फिजिकली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने ईटिंग हैबिट्स हैं, अपने मूड को अच्छा रखो. हम सबको अर्जुन और द्रौपदी और अभिमन्यु की स्टोरी पता है. जब अर्जुन चक्रव्यूह में एंटर करने का तो द्रौपदी को बता रहे थे, फिर द्रौपदी ऑल ऑफ अ सडन शी फेल asleep. तो निकलने चक्रव्यूह में एंटर करने का तो वो सुन पाई, और फिर चक्रव्यूह में से बाहर कैसे निकलना है वो नहीं सुना. तो जब वो बैटल फील्ड में महाभारत की लड़ाई में अभिमन्यु को नहीं आया, तो ये दिस इज वेरी क्लियर एग्जाम्पल कि मदर की जो थॉट्स है, मदर का जो थिंकिंग है, मदर की जो इमोशंस है, वो 100% बेबी को इफेक्ट करेंगी. अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे नहीं चाहिए थी ये प्रेगनेंसी,
आपका बच्चा भी when he is born he would be a different kind of person. ये मैंने देखा भी है और ये इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं. The child would also behave as if he बड़ा sad सा, neglected सा. He would also realize that I was an unwanted child. तो just enjoy this period. उसको अपनी प्लान करो, अपने टेम्परामेंट को कैसे कंट्रोल करना है. बी स्पिरिचुअल, डू योगा, स्टे विद गॉड, रीड गुड बुक्स. अपनी अपनी जो होली बुक्स हैं, अपनी गीता है, महाभारत है, या वॉट एवर बिलीफ सिस्टम यू हैव. तो आप अपने जस्ट बी विद गॉड एंड सी व्हाट इज गुड इन योर लाइफ. अगर सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट सपोर्ट फ्रॉम योर हस्बैंड और इन लॉज, है ना. कभी कभी आपका टेम्परामेंट ही ऐसा है कि आप इतने टिमिड से हो, आप किसी को कुछ बोलता ही नहीं हो. वो मैं जब स्ट्रेस में जाऊंगी तो उसमें करेंगे, वो एक कॉमन फैक्टर है. बट these coping skills a pregnant lady can help herself. फिर हम पोस्टपार्टम करें. पोस्टपार्टम में फिर रिनालिनी. यस मैम प्लीज. इस अब तक आपको कुछ मैम ये डॉक्टर कुसुम भी जैसे पूछ नहीं रहे मैम, वही कह रहे हैं कि यंगर मदर शुड हैव नोन लाइक अबाउट काउंसलिंग पार्ट, साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन. that would be another big topic. उसको Right. हम कभी पेरेंटिंग पे भी लेंगे. But if I cover this, Yes ma'am, it will be very it will be a different aspect. Yes ma'am. Excuse me. Go ahead, ma'am. एक्सक्यूज मी डॉक्टर. एक्चुअली क्या है, जो यंग मदर्स है ना, अभी उन्हीं के पास ज्यादा जो उनको एक्चुअली बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों को हमको किस प्रकार से उनको डेवलप करना है, बिल्कुल बचपन से ही सभी प्रकार की आदतें, इवन अबाउट फूड, अबाउट मोबाइल, ये सब, क्योंकि उनको अपनी फ्रीडम चाहिए. वो अपनी फ्रीडम के कारण वो बच्चों को उसका, जब वो थोड़े से बड़े होंगे तब उनके पास फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे हैं. दैट इज वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन this time. Yes, you are right, doctor. We will do a separate session on parenting because parenting styles हैं. Parenting is an art, you know. Right. Parenting is an art, and there are 4 different styles of parenting. तो वो हम करेंगे उसको, if you give me opportunity. Yes, definitely. It would be. I think this should also be included in antenatal sessions as well. We will do it. Yes, we will do. क्योंकि अभी हमें बहुत कवर करना है. अभी हमें पोस्टमार्टम करना है, फिर हमें वुमेन का करना है ना. तो मुझे लग रहा है ओवर हो जाएगा, आप लोगों के लिए भी बोरिंग ना हो जाए. I can speak, but let us be limited to this topic only. Yes, ma'am. We will do definitely. Whenever you call me, I'll come. Okay, so next we'll go with stress in the postpartum phase. हाँ, so like postpartum में you being doctors, even me, we see many cases of postpartum depression. You must be seeing ना, होते हैं ना postpartum depression, कितना common है. And very common. Very common. और अगर यहाँ डॉक्टर्स है तो मैं बता दूं, थूजा is very good medicine for it. Use it. Although other भी है, but I have a good experience with थूजा. अच्छा, तो अब यहाँ पर क्या है, अब क्या हो गया, आप डिलीवरी हो गई, आपको आपके पास बेबी आ गया, तो फर्स्ट क्या हो गया, यू वांट टू सी द जेंडर ऑफ द बेबी. ठीक है, अगर जेंडर आपके मन पसंद आ गया तो ओके, यू आर वेरी, आई कैन सी यू, इट्स ओके. Yes ma'am. आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई फील दैट आई एम टॉकिंग टू यू. Yes ma'am. तो ठीक है, अब क्या है, अगर जेंडर उसको ठीक है, उसको लगा कि हाँ ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड, तो शी वुड बी हैप्पी, है ना. चलो, एक ये जेंडर का पार्ट हो गया. फिर नेक्स्ट क्या हो गया, उसकी एकदम से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई, एकदम से इंक्रीज हो गई, उसका रूटीन एकदम चेंज हो गया न्यू मदर का. लाइक शी वाज, नाउ शी हैज टू टेक केयर ऑफ someone very special, someone very delicate, someone very small. फिर कुछ मदर्स इतनी ज्यादा ओवर एंशियस हो जाती हैं कि वो बेबी को बस जरा सा बेबी छींकेगा अभी तो अभी बेबी रो क्यों रहा है, अभी बेबी रो रहा है, फीड भी बार बार कराएंगी, तो वो ओवर स्ट्रेस्ड हो जाती हैं. सम ऑफ द एंजाइटीज ओके, नॉर्मल, बट वो ओवर एंशियस भी हो जाती हैं. फिर क्या होता है, फिर वो टायर्डनेस है, एक
आपकी लैक ऑफ स्लीप हो रही है, आपकी स्लीप नहीं पूरी हो रही है, आपको आपको नाइट्स आपको बच्चे के साथ बितानी पड़ रही है, एंड इफ यू डोंट हैव एनी सपोर्ट, हस्बैंड जो है वो काम करके आ रहे हैं, एंड न्यूक्लियर फैमिली में तो यू आर स्टेइंग अलोन विद योर हस्बैंड। अगर जॉइंट फैमिली है तो इट इज ओके, बट इन सम ऑफ द जॉइंट फैमिलीज मदर इन लॉज आर नॉट रेडी, दे आर ऑल्सो वर्किंग। तो ठीक है, अगर वो है तो ठीक है। फिर मैंने ये अभी आई आई कैन शेयर विद यू अ केस, अभी पोस्टमार्टम डिप्रेशन का एक केस मेरे पास अभी रिसेंटली मुझे याद आया था। तो शी व्हाट हैपेंड कि उसको लगता था कि मेरा हस्बैंड अपनी सिस्टर के साथ बैठ के दूसरे रूम में बातें कर रहा है, दे आर एंजॉयिंग, दे आर लाफिंग, एंड आई एम इन द बेडरूम विद माय बेबी, एंड आई एम डूइंग ऑल द वर्क फॉर द बेबी, एंड ही इज एंजॉयिंग एज इफ कि ये बच्चा मेरा ही है, हस्बैंड की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उसको इतनी जेलसी हो रही थी अपने हस्बैंड से, शी वाज क्राइंग एंड शी वाज लिटरली इनटू डिप्रेशन। तो फिर यहाँ पर उसकी काउंसलिंग में उसको क्या बोला गया कि उसको ये बोला कि उसको अपने पास बुला लो, उसको हस्बैंड को, फिर उसको बोलो यहाँ आके बैठो मेरे साथ, यहाँ पे शेयर करो, आई कैन ऑल्सो लाफ विद यू, और यू कैन गो आउटसाइड, यू कैन सिट विद देम। तो ये नहीं है कि आपको एक कन्फाइंड ही हो जाना है। कुछ लोगों को बड़े ज्यादा इनिबिशंस होते हैं कि रूम में से बाहर नहीं निकलना, हवा लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, या घर में एल्डर्स होते हैं वो भी मना करते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। मेन होता है कि आपको इन्फेक्शन ना हो, बट यू कैन स्टे, यू कैन मूव मूव अराउंड इन योर हाउस। तो आप उसको निकलो, आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, बैठ के खाना खाओ, अपने पास हस्बैंड को रूम में बुलाओ। तो कुछ कोपिंग स्किल्स बताने, ये करने से ना उसको डिप्रेशन में शी केम आउट ऑफ एक्चुअली। जब मैंने उसको ये सब एडवाइस किया कि अपने हस्बैंड को बुलाओ और उनको भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कराओ। अदरवाइज समटाइम्स हस्बैंड्स हैं, दे आर आल्सो लिटिल अफ्रेड, स्कैर्ड कि हम बेबी को कैसे हैंडल करें। तो ठीक है, इफ दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग तो टास्क वुड बी सिंपलर एंड इजियर फॉर बोथ। ठीक है ना? तो और बहुत ज्यादा क्या करना है आपको, अपने लिए एक टाइम निकालो सेल्फ केयर के लिए। इफ यू हैव न्यू बॉर्न बेबी है, अपना 10-15 minutes would be enough. Listen to the music. You can talk to your friend, you can talk to your relatives या पेरेंट्स के साथ या अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ। और जो बेबी, जो मदरहुड है, उसको ये सोचो कि मदरहुड इज अ ब्लेसिंग। Many women are not able to conceive these days, so God has given me this opportunity that I am a mother now. तो ब्लेसिंग, अगर ब्लेस्ड फील करेंगे तो अच्छे से बेबी को केयर कर पाएंगे। ठीक है ना? फिर फीडिंग के टाइम पे भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल फीडिंग द बेबी, है ना? आप किस मूड से बेबी को फीड कर रहे हो, यू आर इन अ हैप्पी मूड, cheerful मूड, या आपकी अपने हस्बैंड से या किसी से लड़ाई हो गई और आप इतने इरिटेबल में मूड में हो, तो वो ऐसे बोलते हैं ना, जैसा जिस मन से आप खाना खाते हो उसका वैसा ही लगता है वो। तो बच्चे का खाना क्या है? मदर्स फीड है, मदर्स मिल्क है। तो किस मूड से माँ एक बच्चे को फीड करा रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी हैव टू टेल टू आवर पेशेंट्स दैट whenever you are feeding your baby, be cheer, keep yourself in a good mood, म्यूजिक सुन लो, भजन सुन लो, है ना? चैंट करते करते आप वॉट एवर बिलीफ यू आर फॉलोइंग, आप चैंट करते करते ओम बोलते हुए, या वॉट एवर बिलीफ सिस्टम यू हैव, तो आप उसको ऐसे चैंट करते हुए, उसको सिर पे हाथ फेरते हुए आप उसको अच्छे से फीड कराओ, विद दिस फीलिंग कि दिस द माय मिल्क वुड मेक माय चाइल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, ना? तो ये स्मॉल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे इफेक्ट्स आर सीन, यू नो, आफ्टर, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। वो बच्चे के बिहेवियर में, टेम्परामेंट पे, इस पे सब उसका दे आर विजिबल। ठीक है? पॉजिटिव एफर्मेशंस बेसिकली मैम। हाँ हाँ, वो मैं बताऊंगी अभी पॉजिटिव एफर्मेशंस क्या है। बट व्हेन यू आर फीडिंग अ बेबी स्पेशली, यू शुड से कि आई एम फीडिंग माय चाइल्ड एंड दिस माय मिल्क वुड स्ट्रेंथन माय चाइल्ड, विल मेक हिम हैप्पी, है ना, स्ट्रॉन्ग। राइट। तो these things are very important. Any question regarding this?
I don't think no one has I posted think, any questions, so we will go with menopause now, ma'am. Yeah. yeah, stress in the menopausal phase. menopause is very, again there is a transitional phase. Mm, यहाँ पर एक रिप्रोडक्टिव लाइफ आपकी खत्म हो रही है. कुछ जिनका अर्ली मेनोपॉज हो जाता है, दैट इज आल्सो बिकॉज ईस्ट्रोजन वी नो इज अ गुड हार्मोन व्हिच मूड मेकर होता है. हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो मूड मेकर है. तो ऑल ऑफ अ सडन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब जो है लेवल्स लो हो गए, तो यू टेंड टू गो इनटू सैडनेस, डिप्रेशन. आपको कुछ कुछ लोगों को ना पहले से एक एंजाइटी होने लगती है. दे हैव सम फॉल्स बिलीव्स कि मेनोपॉज के बाद ये हो जाएगा. कुछ आपके पास भी आते होंगे पेशेंट्स, बोलते होंगे कि मेरा तो मेनोपॉज जल्दी हो गया, मेरी आईज तो नहीं वीक हो जाएंगी मेरे को, मेरी. हाँ, कुछ चीजें हैं लाइक ईस्ट्रोजन इज वेरी गुड फॉर आवर बोन्स. तो होता है, आर्थराइटिक चेंजेस आते हैं, कुछ कुछ तो होता है कुछ चेंजेस. बट वो एक इमोशनल चेंजेस जो होते हैं कि यू स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर कि अब मेरी तो मैं तो उतनी एक्टिव नहीं रहूंगी, या मेरी सेक्सुअल लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी. बट ऐसा नहीं होता है, देयर आर वेज ऑल्सो. तो कभी कभी ब्लीडिंग इश्यूज होते हैं, मीनोरेजिया हो गया, मेट्रोरेजिया हो गया, तो ठीक है, वो तो यू हैव टू सी टू द कंसर्न्ड पर्सन, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलो. बट इससे रिलेटेड इश्यूज जो हैं, फिर एक इस एज में एक और एक चीज हो रही होती है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम हो रहा होता है. Because you are approaching menopause, it means you are 55, 60, है ना. Your empty nest means your children are moving, they are leaving house, either because of studies or they are getting married. So, and if you have lost your husband also, so you are alone. Or if even husband is there, तो both two of you are there. तो एक loneliness की भी feeling होती है. अगर आप working हो, job में हो, तो इस एज में because you are not going to your regular work, ऑल ऑफ अ सडन आप घर बैठ गए, तो एक आपका रूटीन भी डिस्टर्ब हो गया. पहले आप इतने एक्टिव थे, अब आपको लगा कि मेरा तो अब कोई वैल्यू नहीं है, मैं वर्थलेस हो गई अब. तो उसमें ये है कि आप ठीक है, यू स्टे एक्टिव. रादर दिस इज वेरी गोल्डन एज वेयर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डन. इफ योर चिल्ड्रन आर मैरिड एंड यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ. अगर आप जॉब में थे तो आप रिटायर हो गए, तो वेरी गुड. तो आप अपने वर्क को भी, एंड इफ यू आर वर्किंग, अगर अपना काम कर रहे हैं, लाइक वी आर फिजिशियंस, तो हमारा तो कोई एज का रिटायरमेंट नहीं है, तो वी विल कीप वर्किंग. तो ठीक है, आप स्लो डाउन हो जाओ. उतना उतनी इंटेंसिटी से काम नहीं करना है ना. एंड वेन एवर यू फील टायर्ड, यू जस्ट टेक रेस्ट, रिलैक्स, वर्क एट योर ओन पेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क एट योर ओन पेस. ठीक है. फिर आपको आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि यू शुड हैव अ हॉबी. वो आपकी यंग एज से एक हॉबी होनी चाहिए, सो दैट यू शुड नॉट फील लोनली. बिकॉज इस एज में क्या है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी अपने फैमिली में बिजी हो गए, या और इफ दे आर ऑक्यूपाइड विद देमसेल्व्स. तो इफ यू हैव अ गुड हॉबी, तो ऐसे बोलते हैं कि इफ यू आर हैव अ हॉबी ऑफ रीडिंग, लाइक इफ यू हैव अ लाइब्रेरी एंड अ गार्डन, है ना, यू कैन नेवर बी स्ट्रेस्ड. तो गार्डन में अपनी गार्डनिंग करो, अपनी निटिंग करो. आई हैव सीन अ वेरी ओल्ड लेडी, 80s में मैंने उनको देखा कि वो निटिंग करती थी. इट्स नॉट दैट शी नीडेड कार्डिगन्स और स्वेटर्स, बट शी यूज्ड टू डोनेट. मतलब मेन चीज क्या है कि आप कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट में हो. आप कुछ, यू कैन डू चैरिटी फॉर इट. आप डोनेट कर दो, आप कुछ भी बना के, आप सीधा सीधा एक स्कार्फ ही बना लो, आपको नहीं आता कुछ भी. डू एनीथिंग, लर्न न्यू थिंग, म्यूजिक सीखो, डांस सीखो, कुछ भी, एनीथिंग विच कीप्स यू ऑक्यूपाइड एंड मेक यू हैप्पी. और क्या हो सकता है, आप सोशल ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप कम्युनिटी वर्क करो, है ना. कम्युनिटी वर्क में यू कैन हेल्प पीपल देयर. आप अगर किसी जॉब में थे, तो नाउ यू हैव एनफ टाइम, यू कैन टीच स्मॉल चिल्ड्रन, फ्री टीच कर सकते हो आप. तो या आप अपना एक सोशल ग्रुप, आप एक अपनी एज ग्रुप के लोगों का एक ग्रुप बना लो. यू कैन हैव गेट टुगेदर्स, यू कैन गो आउट फॉर आउटिंग्स. तो मेन ये है कि स्ट्रेस में नहीं आना है. और स्ट्रेस में से निकलना कैसे है, वो ये सब कोई ना कोई ये वाला मेथड अप्लाई करना है स्ट्रेस में से निकलने के लिए. ठीक है.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, ma'am, as you were saying that people should start working, or probably now we can talk about stress in working women as well. Yes, yes. देखो stress तो can we say that we will not have stress any time अगर हमने coping skills सीख भी लिया then also we cannot say that we will not have stress. Never, we will never have stress. That is just impossible है ना. Stress is very important. क्योंकि मैं क्या बोलती हूँ पेशेंट्स को कि आपने ECG की रीडिंग देखी है कभी? कैसी होती है ECG की रीडिंग? zigzag होती है ना. और फिर if someone dies तो फिर ECG की रीडिंग कैसी होती है? Flat. स्ट्रेट लाइन है ना. तो लाइफ शुड नॉट बी स्ट्रेट लाइन है ना. अगर वो ऐसे ऐसे है तो इट मीन्स यू आर अलाइव. तो स्ट्रेस को आने दो है ना. तो अब वर्किंग वुमेन का क्या है कि वर्किंग वुमेन के लिए बिकॉज शी हैज टू बैलेंस हर वर्क, शी हैज टू बैलेंस हर फैमिली. अगर बच्चे छोटे हैं तो वो देखना है, फिर अगर इन लॉज के साथ है या रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है. तो मैं, अगर आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं हो ना, तो मैं तो हर लेडी को यही बोलूंगी कि प्रायोरिटाइज करो. इफ यू आर पेरेंट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है, काम भी होगा हो जाएगा. गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एम्बिशियस हो. अब अगर आप अपने अपने वर्क को लेकर ज्यादा एम्बिशियस हो, आपको कहीं कहीं पहुंचना है, कोई बहुत हाइट अचीव करनी है, तो फिर डेफिनेटली एक पार्ट तो निग्लेक्ट होगा ना. तो अगर आपको बैलेंस करना है तो आपको सब चीजों को बैलेंस करना है. ठीक है, आप एम्बिशियस भी हो, आप अपना काम भी करो, आप अपने फैमिली को भी देखो. बिकॉज आई हैव सीन कि जहाँ पर पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा एम्बिशियस है अपने काम में, वहाँ बच्चे, आई हैव सीन डिप्रेशन इन दोज चिल्ड्रन. वो डिप्रेशन में जाते हैं बिकॉज पेरेंट्स आर नॉट अवेलेबल टू देम टू फुलफिल देयर इमोशनल नीड्स. उनको पता ही नहीं होता. चिल्ड्रन कैन गो इनटू सब्सटेंस अब्यूज, दे कैन फॉल इनटू बैड कंपनी, they can develop bad habits, they can have poor performance in their studies. तो अगर आपने शादी की है और आपने बच्चे भी हैं आपके, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. डोंट थिंक कि हम बस अपना. और हाँ, आई कैन से कि कुछ पेरेंट्स मुझे बोलते हैं आके कि हम वर्किंग है, हम अगर काम नहीं करेंगे तो एक्चुअली फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी इतना ज्यादा है कि बोथ पेरेंट्स हैव टू वर्क दीज डेज. आजकल सोसाइटी ऐसी है. तो अगर वहां पे काम नहीं करेंगे, वहां पर भी वर्क का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है, आपको आपकी डेडलाइंस हैं, आपको प्रोजेक्ट्स जो है वो सबमिट करने हैं टाइम से. तो डेफिनेटली वो स्ट्रेस तो है ही. बट हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको उसको हम कैसे डिवाइड करके करते हैं. फिर हम बच्चे के साथ, अगर आप बच्चों के लिए, तो मैं ये बोलूंगी कि वॉट एवर टाइम यू आर स्पेंडिंग विद योर चिल्ड्रन, इट शुड बी अ क्वालिटी टाइम. बेशक आप उसके साथ 2 घंटे स्पेंड करो. वॉट चिल्ड्रन रिपोर्ट टू मी, बच्चे बोलते हैं कि मम्मी पापा आते हैं देर से, आते हैं 6 बजे, आते हैं 7 बजे, आते हैं, पापा अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, मम्मी जो है वो अपना किचन में चली जाती है. उसके बाद वो शी ऑल्सो वॉन्ट्स कि मैं अपना थोड़ा सा मोबाइल करके एंटरटेनमेंट कर लूं. विद whom आई वुड शेयर. मेरे मन में इतनी सारी बातें होती है, मैं किससे शेयर करूं. तो आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना है. आपको अपना काम जो है वर्किंग वुमेन के लिए, तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपना काम, ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ कर आओ. इफ यू आर अ फिजिशियन, आप अपना अपने पेशेंट्स का काम अपने क्लिनिक में छोड़ के आओ. व्हेन यू आर एट होम, बी फुल्ली एट होम, बी विद द चिल्ड्रन, be with your family and enjoy their company also. देखना है आपको बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी कंपनी है बच्चों की, तो यू हैव टू बैलेंस इट. तो इट ऑल डिपेंड्स. हाँ, ये डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे. सो यू प्रायोरिटाइज एंड देन यू बैलेंस. ठीक है. तो वर्किंग वुमेन को फिर अपनी सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन भी उसको चाहिए, उसको मी टाइम भी चाहिए. ठीक है, उसमें से निकालना पड़ेगा. यू हैव ओनली 24 आवर्स, और 24 आवर्स में ही आपको सब कुछ करना है. ठीक है ना. तो एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, बट एट व्हाट कॉस्ट. तो बैलेंस. डॉक्टर साहब, बोलूंगी डॉक्टर्स के लिए भी मैं यही बोलूंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ फिजिशियन. पहले मैं क्या करती थी, मुझे पेशेंट को, आप लोग भी ऐसे शायद ऐसे ही होता होगा कि पेशेंट को आपने कुछ ट्रीटमेंट दिया, कुछ मेडिसिन दी, फिर यू कीप ऑन थिंकिंग कि उसका क्या इफेक्ट आया होगा. फिर अगर एक्यूट फेज में उसका फोन आ गया कि नहीं बेटर नहीं हो रहा, आप इतने स्ट्रेस में चले जाते हो. यू आर जस्ट अटैच्ड विद
और काउंसलिंग में तो मेरे साथ शुरू में ऐसे होता था कि मैं तो पेशेंट की प्रॉब्लम से आई जस्ट यूज्ड टू बी सो मच इन्वॉल्व कि मैं उसकी लाइफ ही जीने लग जाती थी कि अरे ये हो रहा है इसके साथ, ये हो रहा है। तो मेरे को लगता था बस मैं इसका हाथ पकड़ के इसको ये बता दूं, ये हेल्प कर दूं। बट एवरीबडी हैज इट्स ओन डेस्टिनी ना। ऐसे पेशेंट्स के साथ भी है। मान लीजिए आपने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी मेडिसिन दे दी पेशेंट को, आपने परफेक्ट चूज करी है आपने एक रेमेडी, बट अब उसकी तरफ से हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, उसने उसकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, या उसने उसने अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, व्हाट यू एडवाइज्ड हिम अकॉर्डिंगली ही डिड नॉट डू इट, है ना। या ठीक है कभी आपका सिलेक्शन नहीं ठीक, या उसने वेट नहीं की, उसने जल्दी से स्विच ओवर कर लिया डॉक्टर, तो फिर ठीक है। मुझे लगता है कि आपको अपने यू थिंक दैट आई हैव डन माय बेस्ट, ठीक है, तो ठीक है। अब उसकी भी डेस्टिनी है, उसका भी, उसको भी मुझसे ठीक होना है तो होगा जरूर। अगर वो मेरा पेशेंट पे रिलाय कर रहा है तो वो मेरे पर रिलाय करेगा ही। तो इट्स अगेन बैलेंसिंग। तो वर्किंग वुमेन को भी, अपने हम फिजिशियंस को भी, हमको भी अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आर मेंटली हेल्दी, then only we would be able to treat patients. तो हम स्ट्रेस में, फिर मैं बताऊंगी अभी हमें स्ट्रेस में कैसे कोप अप करना है स्ट्रेस को। दैट वुड बी फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड फॉर एवरीवन। हाँ जी यस डॉक्टर। डॉक्टर साहब, सो कोपिंग स्किल्स के बारे में आप कुछ थोड़ा मैं डीप बता, डाइव कीजिए। दैट्स हाँ द मेन एम ऑफ द yeah, वेबिनार। हाँ। यस अभी तो हम उस वाइज कर रहे थे ना, हम स्टेज वाइज कर रहे थे, बट नाउ वी विल डू कलेक्टिवली। अब कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें होती हैं कि मैनेजमेंट हमने सबसे पहले तो यह है कि हम वॉट एवर स्ट्रेस वी आर फेसिंग ना, वो कुछ भी स्मॉल कुछ भी हो सकता है ना। तो हमको ये देखना है कि हाउ मच दिस स्ट्रेस इज अफेक्टिंग मी, है ना। मान लीजिए एक छोटी सी बात है, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल थिंग फॉर हाउस वाइफ और फॉर अ लेडी, कि आपके घर में मान लीजिए स्ट्रेस कोई गेस्ट आ रहे हैं और आपको भी पता चला कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, आई हैव ओनली 2 आवर्स या 3 आवर्स, आपकी मेड भी नहीं है ना, तो आप एकदम से स्ट्रेस में जाओगे। तो ठीक है, आप अगेन फिर आप क्या करोगे, जस्ट सिट विद योर सेल्फ। आप एक थोड़ा सा लिखो कि हाँ ये चीजें मेरे को अवेलेबल हैं, मैं ये कर सकती हूँ ना। तो फिर अगेन इसमें टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस। कि आपको ये 24 आवर्स में आपको आपको कैसे चीजों को शेड्यूल करना है। अगर आप देखोगे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो सारे ही काम कर रहे होते हैं। they are doing, rather they are doing more than an average person is doing. How they are doing? Because they have good time sense of time management. टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज पहले करने की, तो उसको पहले करना है। जो बाद में करने की चीज है उसको हम बाद में करेंगे। जो लेस इंपॉर्टेंट है और जो बाद में करने का उसको बाद में करना है। जो मोर इम्पोर्टेंट है पहले करने का उसको पहले करना है। तो वी शुड नो दिस थिंग। और फिर एक है, मान लीजिए एक रेजिलियंस वर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिलियंस आई थिंक यू अंडरस्टैंड। जैसे कोई हमारे ऊपर स्ट्रेस आया, है ना, तो हमको वी शुड हैव दिस क्वालिटी ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस से मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक कोई स्टॉर्म आया, और स्टॉर्म में क्या होता है, ग्रास कैसे बिहेव करती है और एक ट्री कैसे बिहेव करता है ना। ट्री होगा ना, एकदम बहुत तेज आंधी तूफान आएगी तो पेड़ क्या होगा, ट्री विल फॉल डाउन। और ग्रास क्या होगी, तूफान जाने के बाद भी हमें ग्रास जो होगी ना, वो फिर वापस हमें दिख जाएगी, ग्रास सीधी हो जाएगी फिर से ना। तो दिस इज रेजिलियंस। लाइक यू हैव अ स्ट्रेस, you again you just bend, you just face the stress, and then you have again come back to your normal original position. अब ट्री है, उसके अंदर इतनी रिजिडिटी है ना, इतना हार्ड है उसका स्टेम, इतना हार्ड है, इतना रिजिड है कि वो खड़ा ही नहीं हो सकता अपने आप वापस, नहीं हो सकता ना। एक ग्रास है, वो इतनी रेजिलियंट है, इतनी फ्लेक्सिबल है। तो कोपिंग मैकेनिज्म में हमें क्या सीखना है सबसे पहले, कि वी शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई, हमें उसके साथ ही नहीं घुस जाना।
कि बस अब तो खत्म, नहीं, you face that problem with your best possible means and then you again resilient वापस अपने फेज में आ जाओ, ठीक है ना। उसको लेके बैठना नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, वी आर फोकस्ड मेनली ऑन प्रॉब्लम्स। हमारे साथ ये हो गया, ये हो गया, बस हम प्रॉब्लम को ही फोकस करके बैठे रहते हैं, बट आवर एम शुड बी सॉल्यूशन फोकस्ड, कि अब ये मेरे पास प्रॉब्लम आई है, अब मैं इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढूं। यू विल फाइंड कि 3 4 5 6 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, यू सिलेक्ट वन एंड डू इट। होता यही है ना, हम लोग प्रॉब्लम में ही फंसे रहते हैं, प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्ट्रेस में, हम स्ट्रेस में क्या क्या होता है हमें, हम ना बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक में जाते हैं। लाइक हमें लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट परफेक्ट। कुछ लोग होते हैं वो काम को इसीलिए स्टार्ट ही नहीं करते बिकॉज दे आर सो परफेक्शनिस्ट, दे फील दैट इफ आई कैन नॉट डू दिस वर्क इन अ परफेक्ट वे, देयर इज नो यूज डूइंग इट, लेट अस नॉट स्टॉप इट, वी विल नॉट डू इट। तो परफेक्शन से जरूरी नहीं है कि आप हर काम परफेक्शन से करो, या अपने को बोलो कि आई एम नॉट परफेक्ट, आई मस्ट बी परफेक्ट। नो, इम्परफेक्शंस आर आल्सो गुड। लाइक अगर आप दो एप्पल्स भी रखोगे ना एक साथ, नेचर ने भी परफेक्ट कुछ नहीं बनाया है, दो एप्पल्स में भी कुछ कुछ डिसिमिलैरिटीज होंगी। तो जस्ट कोपिंग मैकेनिज्म में हम यही करेंगे कि एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर, ठीक है ना। अपने को ये नहीं बोलना है, अपने को डोंट से दैट आई एम नॉट परफेक्ट या आई मस्ट बी परफेक्ट, यू शुड से दैट आई एम गुड और आई एम बेस्ट विद माई इम्परफेक्शंस, ठीक है। फिर ये आता है कि आई मस्ट नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं काम बिल्कुल ठीक करूं, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये भी नहीं बोलना है कि ओके वॉट एवर पोटेंशियल और वॉट एवर क्वालिटीज आई हैव, दैट इज गुड, है ना। एंड फिर ये भी आता है कि देर इज नो सपोर्ट, आई एम लोनली, नोबडी लव्स मी। तो इसमें हम कोपिंग मैकेनिज्म में क्या है कि सेल्फ कंपैशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमको अपनी कोई कोई प्रॉब्लम आके बताता है, लाइक पेशेंट्स भी बताते हैं, तो हम उनको कितनी कंपैशनेटली हैंडल करते हैं ना। हम कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, घबराओ मत। और हम अपने साथ क्या होते हैं, वी आर सो हार्ड विद आवरसेल्व्स, वी आर वी क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स, हम अपने इतने क्रिटिक बन जाते हैं ना। हमारे अंदर एक इनर क्रिटिक बैठा हुआ है किसी के अंदर, है ना, वो जो हमें पुल डाउन करता रहता है हमेशा। तो बी कंपैशनेट, है ना, सो डू लाइक दिस कि नहीं, आई आई कैन डू। तो मैं तो अब जहाँ भी टॉक्स के लिए जाती हूँ या अपने पेशेंट्स को भी बोलती हूँ, जस्ट डू इट इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप, जस्ट पैट योरसेल्फ, बी कंपैशनेट, लव योरसेल्फ। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग अदर्स टू लव अस, या हमें आके हक करें, है ना। जस्ट दिस इज वेरी गुड, डू इट, हग योरसेल्फ, कम अब यू विल फील वेरी गुड। अभी सब लोग अपने को ऐसे करके देखो तो आई थिंक यू विल लाइक इट, है ना। बहुत अच्छा लगता है, हम एक्सपेक्ट दूसरों से कर रहे होते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड कोपिंग मैकेनिज्म, है ना। फिर अगेन नो कंपैरिजन विद एनीबॉडी, नो कंपटीशन। you if you want to compete with anybody, you have to compete, you compete with yourself। मैं कल क्या थी और मैं आज क्या हूँ, कल मैं पेशेंट्स को कितना हील कर पा रही थी, आज मैं कितनी नॉलेज मैंने गेन की है, मैं आज पेशेंट्स की कितनी हेल्प कर पा रही हूँ एज बीइंग फिजिशियंस, है ना। कंपैरिजन नहीं है कि आज उसके पास उसका इतना हो गया, मेरा कुछ नहीं हो रहा, या मेरे पास कम हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। सबका अपना अपना ट्रैक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ जर्नी है, ठीक है ना। आपको नहीं मालूम कि किसी और की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ठीक है, वॉट एवर यू हैव, ठीक है ना। अपने और क्या करना है, हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन अ कंप्लेनिंग मोड, हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है ना। और जो है उसको हम उसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं या उसकी वैल्यू ही नहीं करते। तो वी आर ब्लेस्ड। मैं तो बेसिक सब पेशेंट्स को बोलती हूँ कि तुम चल सकते हो, देख सकते हो, बोल सकते हो, खा सकते हो, सुन सकते हो, है ना। Isn't it enough? God has given you this body. God has made you a human being. कितनी बेसिक सी चीज है। This is very basic that we are alive, we are breathing. For every breath we should be grateful to God कि we are able to breathe, है ना। मॉर्निंग में when you wake up, just say thank you to God, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो they just die in their sleep only. They are not able to see the dawn. मॉर्निंग उनको दिखने को ही नहीं मिलती।
वो नींद में ही चले जाते हैं। सो क्या है, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। सो वट एवर वी हैव वी शुड फील ग्रेटफुल टू गॉड ना। तो एंड वट एवर विद, और फिर मैं ये बोलती हूँ कि कोई भी वर्ड के बाद जो आईएनजी लगा दो एंड डू इट, है ना। आईएनजी किस किस के साथ लग सकता है आईएनजी? डू इट, वॉकिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है ना। और क्या, कुकिंग है, पेंटिंग, रीडिंग, टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना। तो आईएनजी लगा दो सबके आगे, डू इट। whenever you are in stress, do all these things. Spend time with nature, have a hobby which is very important. मैं सबको बोलती हूँ हॉबी एक जरूर होनी चाहिए। अब मैं पूछती हूँ लोगों से क्या हॉबी है, म्यूजिक सुनना, वो सीरियल देखना, मूवी देखना। हॉबी शुड बी कि आपकी कोई क्रिएटिविटी हो जिसमें आपको लगे कि यस यू हैव क्रिएटेड दिस थिंग। वो आज कुछ भी हो सकती है, आपने कुछ अच्छे से कुकिंग कर ली, कुछ एक डिश बना ली, आपने एक छोटा सा पीस क्रिएट कर लिया, आपने एक डांस का स्टेप सीख लिया, ठीक है ना। फिर आप फिजिकली एक्टिव हो, एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज है, स्पेंड टाइम विद नेचर, वॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन। एक माइंडफुलनेस टेक्निक होती है। माइंडफुलनेस इज व्हाट? mindfulness is be present with yourself, means whatever you are doing you are present। like आप पूरा खाना खा लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता खाने का टेस्ट कैसा था। बच्चों को पूछो कैसा खाना था, पता ही नहीं, खा गए। तो इवन like for very simple activity, if you are washing your hands, feel water in your hands कि कितना soft है। if you are walking, feel the ground beneath your feet, feel the breeze touching your cheeks। तो अगर हम इतने स्मॉल स्मॉल चीजों को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे ना, तो स्ट्रेस, हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ से खत्म हो जाएगा, बट वी वुड बी एबल टू मैनेज। बिकॉज एक और बात है, देर आर थिंग्स विच आर अंडर योर कंट्रोल एंड देर आर थिंग्स विच यू कैनॉट कंट्रोल। तो यू सी, आपके कंट्रोल में है, आप उसको उसको मैनेज करो। आपके कंट्रोल में नहीं है, वेदर आपके कंट्रोल में नहीं है, कोरोना आया, इतने लोग स्ट्रेस में चले गए, हम लोगों के पास भी कितने डिप्रेशन के केसेस आए, तो वो आपके हाथ में नहीं है। तो सी व्हाट थिंग्स यू कैन कंट्रोल, व्हाट आर द थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। तो छोड़ दो, जो कंट्रोल में नहीं है उसको छोड़ दो। बिकॉज यू कैन नॉट चेंज अदर्स, यू कैन नॉट चेंज द सिचुएशंस, you can change yourself, you can control yourself, you can motivate yourself। तो ये करना है अपने लिए, because your life is very precious। फिर ऐसा होता है अपने आसपास जो है वो सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, टॉक्सिक लोगों से थोड़ा दूर ही रहो, जो नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं, है ना। क्योंकि एज ऑल ऑफ अस नो कि जो एनर्जीज होती है ना वो हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल फ्लो करता है ना एनर्जी। तो if you have low positive energy and somebody sitting with you has high negative energy, so his high negative energy will impact your low positive energy। so if you have high positive energy, उसकी नेगेटिव एनर्जी का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। सो बी पॉजिटिव, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, टॉक्सिक लोगों से दूर रहो जो नेगेटिविटी करते हैं ज्यादा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, लर्न टू से नो। जैसे सब्सटेंस अब्यूज में भी मैं एडोसेंट्स में के जो बच्चे हैं ना, उस एज ग्रुप के टीनेजर्स जो हैं, मैं उनको ये बहुत फर्मली बोलती हूँ, लर्न टू से नो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो हैबिट कैसे पड़ती है, स्मोकिंग इतना कॉमन है बॉयज में, गर्ल्स आल्सो, वैफ वैफ करके आजकल एक कोई चीज है, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, वैफ ही बोलते हैं शायद। तो गर्ल्स आर आल्सो डूइंग इट बिकॉज व्हाई दे फॉल इनटू दिस हैबिट कि उनको उनके एक फ्रेंड ने बोल दिया कि चलो आ जाओ, इसको करने से कुछ नहीं होता, एक ड्रिंक लेने से कुछ नहीं होता। दे आर हेजिडेंट टू से, ऑल्दो दे डोंट वांट टू बी इन्वॉल्वड इनटू इट, बट दे आर सो हेजिडेंट टू से नो कि हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी या बुरा लगेगा इसको, या बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है ना बोलना। बट दे सेइंग नो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन से नो, आई विल नॉट डू इट, एंड दिस कैन अप्लाई टू एनीथिंग। आप कुछ काम कर रहे हो, आपको लाइक आप फिजिशियन हो ना, आई कैन गिव एग्जांपल। अब फिजिशियन जो होता है, आपका एक लिमिटेड टाइम है, आप मॉर्निंग इवनिंग बैठ रहे हो, बीच में कभी कभी पेशेंट्स ना ऐसे आ जाएंगे, नहीं हम बड़ी दूर से आए हैं, नहीं डॉक्टर साहब देख लो,
और आप इतने स्ट्रेस्ड हो, आप इतने टायर्ड हो, फिर आप उनको बोलोगे ना, वो आपको बोलेंगे नहीं नहीं आप प्लीज देख लो, हम आए। आपको ना फिर बाद में पता चलेगा कि नहीं नहीं ये तो पास में ही है, ऐसी कोई इमरजेंसी भी नहीं थी। आप देख भी लोगे ना तो पता लगेगा अरे इट इज नॉट एन इमरजेंसी, फिर भी इन्होंने डिस्टर्ब किया। तो वहां पर भी अगर आपको लग रहा है कि ना माय माय रेस्ट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिर शाम को मुझे फिर से क्लिनिक में जाना है, तो डेवलप दिस हैबिट, लर्न टू से नो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस से रिलीज मिलेगा इससे। देन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, which is very important, uh, because you feel good when you are doing good to the society. It can be anything, फ्री कोई चैरिटी करनी है, या आपको किसी के लिए इवन स्मॉल एक्ट हो सकता है कोई भी, ठीक है ना। फिर अगेन स्ट्रेस के लिए मैं ये बोलूंगी कि इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज आपकी जो थॉट होती है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग स्ट्रेस, है ना। बी बी एंड डी, बी इज फॉर बर्थ एंड डी इज फॉर डेथ, है ना, which is not in your control. You have not come, you did not want to come to this world or whatever. Means God wanted you to be here in this universe. तो आप आए हो अपनी मर्जी से नहीं आए, और अगर आप सुसाइड नहीं कर रहे तो अपनी मर्जी से जाओगे भी नहीं, है ना। तो बी और डी के बीच में क्या आता है, सी। तो सी जो है ना इज चॉइस, चॉइस इज ऑलवेज आवर्स, कि हर सिचुएशन में हमको चॉइस इज आवर्स, हमको हर सिचुएशन में कैसे मैनेज करना है, वो हमारी चॉइस, नोबडी कैन स्नैच फ्रॉम अस। तो चॉइस इज डेफिनेटली आवर्स, कोई भी सिचुएशन कैसी भी हो। आप सोच लो कि मुझे इस सिचुएशन में नेगेटिविटी में जाना है, या मुझे इस सिचुएशन में, लाइक आई एम गिविंग यू वेरी स्मॉल एग्जांपल, ये जो प्यूबर्टी में जो ये ना इन्फेचुएशन में ना ब्रेकअप्स वाले बड़े केसेस आते हैं मेरे पास, लव ब्रेकअप, आपके पास भी आते होंगे। ब्रेकअप हो गया, अब बताओ, अब वो दे गो इनटू डिप्रेशन, दे ऐसे रोते हैं आके, बॉयज और गर्ल्स दोनों, बॉयज भी रोते हैं, उनका भी ब्रेकअप हुआ होता है। तो नाउ इट इज, आई ऑलवेज से कि नाउ इट इज योर चॉइस, यू चूज वेदर यू वांट टू बी इन दिस स्टेट ऑफ माइंड और यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, है ना। तो अगर आप, इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, देन यू विल बिहेव डिफरेंटली, यू विल डू समथिंग डिफरेंट। और अगर आपको इसमें ही रहना है तो अगेन दिस इज योर चॉइस। तो फिर इन एनी टाइप ऑफ सिचुएशन, इन एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, यू हैव अ चॉइस, ठीक है। तो यू कैन चूज टू बी हैप्पी, यू कैन चूज टू बी सैड, यू कैन चूज टू बी पॉजिटिव, और यू कैन चूज टू बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये कोपिंग स्किल्स हम एवरीबडी कैन अप्लाई। मैम अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक कोपिंग स्किल्स, जैसे आपने सेल्फ काउंसलिंग या फिर काउंसलिंग फ्रॉम द फिजिशियन बताया मैम, इसके अलावा लाइक मेडिसिन, हाउ फार मेडिसिन हेल्प, और हाउ फार द सप्लीमेंटेशन और एनीथिंग मैम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप देखोगे ना आजकल ना ये डेफिशिएंसीज आल्सो कैन कॉज सैड मूड्स, स्पेशली विटामिन डी एंड विटामिन बी 12। ये मैंने देखा है, अगर आप टेस्ट कराओगे ना ये डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को या स्ट्रेस वाले कोई भी पेशेंट को, these days many people are vitamin D deficient because they don't sit in the under the sun, और फिर ईटिंग हैबिट्स भी इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप B12 भी कराओगे वो भी कम है, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स है ही नहीं अच्छी, जंक फूड खा रहे हैं। तो ये आप देखोगे कि कभी कभी इन गिविंग देम सप्लीमेंट्स ना, उनका मूड एलिवेट हो जाता है। आई हैव सीन इन मेनी केसेस, वो डिप्रेशन, थोड़े जो सैड मूड होता है वो भी ठीक हो जाता है। और फिर एक क्या होता है, अगर विटामिन डी आप डेफिशिएंट हो तो डेफिनेटली यू आर हैविंग बॉडी पेन्स, आपको बोन्स में पेन हो रहा है, और बोन्स में जब पेन होता है तो फिर डेफिनेटली आपका मूड बहुत लो होता है, आप सैड भी फील करते हो। तो अगर वो डेफिशिएंसी आप सप्लीमेंट से, इफ यू आर एबल टू रिमूव इट, देन डेफिनेटली इट हेल्प्स इन, ये मूड मेकर्स हैं पक्का। सप्लीमेंट्स आर वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, सप्लीमेंट्स आर वेरी यूजफुल। और आपने क्या बोला था, मेडिसिन, हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन रियली आर वेरी वेरी गुड, बिकॉज आई गिव मेडिसिन टू द पेशेंट्स। अभी वो उसके लिए हम चाहे एक सेपरेट करेंगे, क्योंकि लिस्ट ऑफ मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स, एज वी नो वी इंडिविजुअलाइज एवरी केस। तो जैसे जैसे वो केस होता जाएगा, वो अकॉर्डिंगली वी सिलेक्ट, वो एकोनाइट से लेके जिंकम तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। लाइक यू टोल्ड थूजा मैम, इसी तरीके से कोई मेन और मेडिसिन थोड़ा सा बताएं मैम। मेन तो आपको अगर सबसे ज्यादा आपको ऑरम का मालूम है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं स्ट्रेस में, है ना, यू नो दिस थिंग। आपको नेटरम सेल्फ में सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि मैं शूट करके मर जाऊं, है ना।
आपको पल्सटिला में, आपको नाट्रोम्यूर, स्टैफिस एग्रिया, these are all, ये इमोशनल सेंसिटिव लेडीज हैं, फॉस्फोरस है, नाट्रोम्यूर, स्टैफिस एग्रिया, इग्नेशिया, इग्नेशिया आपको मालूम ही है ग्रीफ के बाद, इट्स अ गुड रेमेडी, है ना। तो ये these all of us know, कालीफॉस है, तो ये these are very commonly used medicines. अदरवाइज क्योंकि मैं थोड़ा सा माइंड मेथड पे भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो वो मेरी मेडिसिन कभी कभी स्पॉन्जिया भी निकल के आती है, ओके। मेरी रूटा भी निकल के आती है, ठीक है ना। तो मेरी वो कभी बोविस्टा भी निकल के आती है। मैं आपको बोविस्टा का केस बताती हूँ छोटा सा, आपने पूछा है तो अ लेडी केम टू मी, शी वाज वेरी डिप्रेस्ड। तो उसने मुझे बोला कि मैं जब तक ना, शी हैड अ वन डॉटर, उसकी जिसकी शादी हो गई थी। तो उसने बोला मैं जब तक मैं सोशल गैदरिंग में रहती हूँ ना, तब तक मैं खुश रहती हूँ, और मैं जैसे घर में आती हूँ, मेरा मन बहुत उदास हो जाता है, मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता, मैं इतनी ज्यादा सैड हो जाती हूँ। एंड लिटरली शी वाज इनटू डिप्रेशन में। उसकी और भी बहुत सारी बातें थी, बट उसका मेन यही था कि व्हेन आई एम विद पीपल, और बहुत सारे लोगों के साथ मैं जब सोशल गैदरिंग में होती हूँ, तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहती हूँ, और घर आती मैं उदास। तो मैंने उसकी काउंसलिंग तो की ही की, बट मैंने अब जब ये वाले 2 रूब्रिक्स लगाए कि social meetings ameliorate or alone cannot say, means needs company, so there was only one remedy, Bovista. And with Bovista she became so much better, counseling के साथ भी, और वो Bovista मैंने उसको 30 में ही दी, बहुत दिन तक दी, and she was perfectly all right. तो हमें ना देखना है, अगर हम होम्योपैथिकली, तो फिर we have to select the rubrics according to the symptoms. तो बोविस्टा से I was very happy with the results. बहुत मजा आया मुझे उसको ठीक करके। तो होता है ऐसे। Ma'am, I have a question. Dr. Manisha Uh, also wants to ask something. Nivedita, Dr. Manisha can. Yes, ma'am. हाँ, Thank you so much. In fact, it was a very nice conversation I was going through. You have talked about all ages. Now, I want to ask you, what about uh, elderly people, like parents? They learn into stress because हम उन्हें समझा नहीं सकते कि छोड़ दो स्ट्रेस, और वो हमारी बात समझ ही नहीं सकते कि हम कैसे कहें उनसे कि मत करो चिंता। इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है, ये कि वो छोटी छोटी बातों को लेके परेशान ना हो, कि सब बच्चे उनके बड़े हो गए, एल्डरली पेरेंट्स, लाइक अगर वो 70s में है, 80s में है, बट चिंता बहुत करते हैं, और ये चिंता उन्हें बीमार करती है। सो हाउ टू टेक देम अवे फ्रॉम दिस स्ट्रेस? इज देयर एनी मेडिकेशन, लाइक आई डोंट नो? very nice. Good. You are asking medication or you are asking counseling? In fact, I want, because मेरे साथ ना मेरी मॉम भी बैठी हुई है, she is a doctor, and she is an amazing person, but she's always under stress for ABC things. बच्चे, husband, this age, मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो, वो ना हो, I don't know how many things ना हो. I think they are the most wonderful parents one can ever have, and I'm so very blessed कि they are in my life, और I wish कि हमेशा बने रहें। बट वो चिंता बहुत करते हैं दोनों, my father, my mom. डॉक्टर गीता मोंगिया knows it very well. उनकी प्रॉब्लम ही एक ही है कि they हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, and I know multiple such elderly people who are into stress for no good reason. और You are very. yeah. This is actually we missed this thing. क्योंकि फिर हम elderly तो women के लिए नहीं है वो, that is for both males and females. And see, हम जब counseling के लिए भी बोलते हैं ना, तो first I will do the counseling part. तो देखो, after 60, what is the age group for counseling? 10 to 60. After 60, it is very difficult to counsel them because उनकी habits और उनकी nature इतनी firm हो चुकी होती है ना, they are not ready to change. वो जो उन्होंने अपना lifestyle, और your mother ऐसा नहीं है कि वो अभी anxious होंगी. She might be anxious in her young age also, है ना? She might have been like this only right from the beginning, है ना? तो वो टेम्परामेंट जो होता है ना, वो शुरू से ही होता है, और इस एज में मैंने देखा वो बढ़ जाता है। तो वॉट एवर एंग्जाइटीज शी वॉज कैरिंग ड्यूरिंग हर यंग एज और मिडिल एज, वो और ज्यादा हो जाती है इस एज में। तो फिर वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? जर्नी जो है ना, वो चाइल्डहुड से ही स्टार्ट होती है कि
आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट को करना है, क्योंकि अब इस एज में आप क्या कर सकते हो, बिकॉज दे विल नॉट चेंज, है ना। तो ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी इज अस, because I also I lost my mother 2 years back. I have father who is 94 years old. My father is 94 years old, yes, but very active. Yes, very active. और उनका इतनी लॉन्ग लाइफ का उनका रीजन ही यही है कि ही इज बिजी विद हिमसेल्फ, ही इज मेंटली अलर्ट, ही इज वेरी एक्टिव। तो मैं तो ओल्ड एज की एक्चुअली जो प्रिपरेशन है ना, हम लोगों को भी वी शुड स्टार्ट दिस प्रिपरेशन फ्रॉम आवर मिडिल एज, कि हमें ओल्ड एज में हमें क्या करना है। हमें बच्चों की ज्यादा नहीं करना है। बच्चे दे हैव देयर ओन लाइफ, वी शुड नॉट बी एंशियस, दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन डू देयर थिंग्स। अननेसेसरी हम परेशान हो रहे हैं। बट अब हम अपने पेरेंट्स को ना, हमें अपने पेरेंट्स को भी तो समझाना है। तो फिर हम अपने पेरेंट्स को क्या बोलेंगे ना, यही यही आप चाह रहे हो ना। तो ठीक है, हम उनकी बात को ना, हम उनको डांटे नहीं, हम उनकी बात को सुने और उनको बोले कि हाँ हाँ हो जाएगा, आप चिंता मत करो। वो ठीक है, या जिसके बारे में भी दे आर गेटिंग एंशियस, ओके, दे आर मैनेजिंग, दे विल मैनेज। You just what we can do, you just pray for them, they will do. They are mature enough, they can manage their situations, they can manage their life, है ना। और फिर उनको हम ना, मेन थिंग अभी क्या हो गई है कि elderly people are feeling lonely, because हम लोग भी है ना, we are working, we are not able to give time to our parents। ये हमारे बच्चे भी हैं, they are not living with us, they are at their jobs, or they are married, they are staying away from us। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स, elderly parents, old parents, they are feeling lonely। तो उनको आप ये कर सकते हो, they should have a group of their own age group, like my father ना, he has 15-16 friends। तो अभी तो ही इज स्टेइंग विद मी, जब वो दिल्ली में होते हैं तो डेली उनका एक 1 hour की मीटिंग होती है मॉर्निंग में। दे एंजॉय विद ईच अदर, दे थ्रो पार्टीज, है ना, दे प्लान फॉर आउटिंग्स। तो ऐसे मुझे लगता है कि इन लोगों के लिए हमें एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए, जहां पर दे कैन इंटरेक्ट विद द पीपल ऑफ देयर ओन एज ग्रुप्स, है ना। और हमें अपने बच्चों को बोलना चाहिए कि टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए, स्पेंड टाइम विद देम, टेक जस्ट बी विद देम फॉर सम टाइम। हम भी थोड़ा बैठे उनके साथ, उनकी बातों को सुने। तो आई थिंक वी कैन मैनेज their old age। I think I have given you the satisfactory answer। Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. हाँ, और रेमेडीज तो हमारे पास बहुत है। एंग्जाइटी की सारी रेमेडीज हैं, आसनी के वरियाटा का है। हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक देयर लास्ट जर्नी वेरी कंफर्टेबल। वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग दे विल बी विद अस, है ना। दे आर ओल्ड, सो वी हैव टू मेक देयर जर्नी कंफर्टेबल, ठीक है ना। कुछ कभी कभी मैंने ये देखा है कि इस एज में ना बड़े टेम्परामेंट बड़े हो जाते हैं पेरेंट्स के, दे आर इरिटेबल। some of the elders they are abusive also। पेशेंट्स बताते हैं आके कि वो तुम्हारी तो ग्रैंड मदर है या मेरी मदर इन लॉ है, तो बहुत अब्यूसिव हो रही है, बेड में लेटी रहती है। सो वी शुड अंडरस्टैंड देयर कंडीशन ऑल्सो ना, कि वो अगर कन्फाइंड है, बेड रिडन है, तो दे आर सो हेल्पलेस। अभी एक मेरी पेशेंट है, वो 75 years की है, एंड शी वॉज वेरी एक्टिव थ्रू आउट हर लाइफ। उसके शी लॉस्ट हर हस्बैंड एट वेरी यंग एज, बट वो उसने अपनी 4-5 डॉटर्स को इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा, हर ब्रिंगिंग अप वाज वेरी नाइस। बट नाउ ऑल ऑफ अ सडन ग्रेजुअली क्या हुआ, वो बेड रिडन हो गई है, तो उसको श्रीकिंग हो गई है, इतनी ज्यादा श्रीक करती है, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, शी गेट्स इरिटेबल आल्सो। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, we have to think about their situation, ki in what phase they are passing। They need our attention mainly, our time, attention, our sympathy, our empathy, our little concern for them, ki we are there for them, they are not lonely, you know। डॉक्टर पूनम, मनीषा बजाज भी ये जो भी आपको हाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डॉक्टर गीता वर्मा के बेटे, ये यही काम करते हैं एल्डर्स का। इनका एक अपना एसोसिएशन है, ग्रुप है, और उनकी टेक केयर करना और काफी कुछ, मतलब अब वो तो बहुत लंबी बात है, बताएंगे। पर इस चीज का बहुत इनको एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एल्डर्स के लिए एक्सपीरियंस है। तो ये अपनी नॉलेज और ऐड करने के लिए भी पेरेंट्स के अलावा बाकी सबके लिए भी पूछ रहे होंगे।
हाँ, तो लग रहा है मुझे शी इज अ गुड डॉटर, आई थिंक। ही इज वेरी गुड राइटर, जैसे तू भी राइटर है, इसने भी बहुत बुक्स लिखी हुई है, और बुक्स लिखती है, एल्डर्स की प्रॉब्लम्स की बुक्स लिखती हैं, और एनजीओ है इनका अपना करके, वो सब केयर करते हैं, एल्डर, आर्टिस्ट भी हैं। हमको हाँ, आर्ग्यूमेंट करने हैं बस, वी शुड बी एक्सेप्ट, शुड, आई मीन दे शुड फील एक्सेप्टेबल बाय अस। Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mungia. She is all in and out to me, and I really I'm so grateful that you understood me and all those people. मैंने आपका लिंक बहुत जगह शेयर किया हुआ है, because I really wanted all of them to come out of the stress. हर एक की लाइफ में है, और आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. I would love to get associated in all such conversations which are coming in future. And thank you so much. Thank you. थैंक अब लास्ट में ना एक आपको 5 ways ऑफ हैप्पीनेस बता देती हूँ, आई थिंक दैट विल कवर ऑल योर स्ट्रेस. 5 ways ऑफ हैप्पीनेस. फर्स्ट ए इज दिस इज acknowledgement. No, first is acceptance. First is acceptance. Acceptance is what? You accept yourself as you are, and you accept the people around you as they are, and you accept the situation as it is. जैसा है, जो है, जैसा है, हम जैसे हैं, अपने को एक्सेप्ट करो, ठीक है ना. फिर एक्नॉलेजमेंट है. एक्नॉलेज करना है हमें. जैसे मैं डॉक्टर गीता को एक्नॉलेज कर रही हूँ कि आपने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी, है ना. पहले हमारे टाइम में ना एक मनी ऑर्डर होता था तो एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट आती थी कि हमको मनी ऑर्डर मिल गया, है ना. तो एक्नॉलेज करना मतलब आपको दिख रहा है कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है. फिर उसके बाद है अप्रिसिएशन. फिर आपको जो दिख रहा है फिर उसको आप अप्रिशिएट करो. अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा ना, समटाइम्स इट हैपेंस कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो आपको लगता है अरे मैं तो सबके लिए इतना कर रही हूँ बट मेरे को तो कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता. ठीक है, कोई नहीं कर रहा ना, यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ, दैट इज द बेस्ट थिंग. आपको पता है आपने किया. डोंट वेट अदर्स टू अप्रिशिएट यू. तो और ये 3 हो गए. 4 इज एक्ट ऑफ काइंडनेस. मतलब डू लिटिल. जैसे मैं ये डॉक्टर गीता को देखती हूँ ना, ये मतलब हर वक्त ये सोचती रहती है मैं अब क्या करूँ. मतलब शी इज ऑलरेडी ऑलवेज डूइंग समथिंग और द अदर फॉर द बेनिफिट ऑफ होम्योपैथी. मतलब यहाँ जा रही है, वो ये कंडक्ट करा रही है, ये सेमिनार्स अरेंज करा रही है. तो शी इज, मतलब हैट्स ऑफ टू यू, सैल्यूट टू यू, यू आर ग्रेट. तो एक एक्ट ऑफ काइंडनेस आपकी एक स्माइल भी हो सकती है. एक किसी को आपने कुछ हेल्प कर दी, कुछ एक जरूरी नहीं है कि आप उसको मॉनेटरी हेल्प करो. आप उसको विद योर काइंड वर्ड्स आल्सो यू कैन हेल्प, है ना. और एक 5th है जो है वो हैप्पीनेस का वो है एग्री टू डिसएग्री. मतलब वी शुड नॉट फॉल इनटू आर्ग्यूमेंट्स. अगर आपको किसी और को आपके नहीं व्यू पॉइंट समझ में आ रहा, आपको नहीं उसका आ रहा ना, there is no use going into argument. Just disagree. Agree to disagree. Okay, you be with your viewpoint and I am with my viewpoint. It's okay. Let's agree on this disagreement. So that will save you from lots and lots of stress. क्योंकि ये argument भी एक stress आपको cause करता है. So I think I could have helped. Yes. बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर मृणालिनी, एक सेकंड, डॉक्टर मुकेश मैम मुझे चावला। एक क्वेश्चन पूछना था. सर, अ, आप कुछ बोलना मतलब सब जानते ही हैं, हमारे प्रेसिडेंट है दिल्ली स्टेट ब्रांच के, जी। तो डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो भी कवर किया है इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल. बहुत अच्छा इन्होंने किया है और हमको हर मंथ में या एक मंथ के बाद इनकी सीरीज रखनी चाहिए. बहुत प्रैक्टिकल बातें इन्होंने क्लिनिकल उससे दी हैं. जैसे स्टेप बाय स्टेप वाला इन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखना बच्चों को, दैट विल गिव स्ट्रेस. इवन यंगर सभी को आजकल स्टेप बाय स्टेप लिटिल स्टेप्स लेके हमें टारगेट तक पहुंचना चाहिए. और वो ज़्यादा. और एक आपने लव योर सेल्फ का बहुत अच्छा आपने करा कि अपने लिए टाइम निकालना है और अपने आप को भी प्यार करना है, तभी हम दूसरों को प्यार दे पाएंगे. क्योंकि जो मैंने
कुछ सेलिब्रिटीज का पढ़ा है, जब भी उनको कुछ अचीवमेंट होती है तो दे हग देमसेल्फ एंड बाय अ प्रेजेंट फॉर देमसेल्फ, और बर्थडे है, किसी ने फ्लावर्स नहीं है तो खुद के लिए फ्लावर्स लेते हैं। तो वो खुश रहना ज़रूरी है। और जो आपने ये कहा कि भाई मान लो नुकसान भी हो गया, तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। तो इसमें लास्ट में मैं ऐड करना चाहूँगा, जो 80 घाट है ना बनारस में, उसमें जब शव को जलाते हैं उसके ऊपर वो 94 लिखते हैं, 94। कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं, उसका मतलब है कि 94 एक्ट्स तो हमारे इंसान के हाथ में है, ये तूने कर लिए। हाँ जो 6 हैं, लाभ हानि यश अपयश और जन्म मृत्यु, ये 6 तेरे हाथ में नहीं थे, ये तेरे अगले जन्म में तेरे साथ जाएंगे। तो इंसान को यही सोचना चाहिए कि भाई कुछ चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम कर क्या सकते हैं उसमें। थैंक्स अ लॉट, इट वाज वेरी एक्सीलेंट लेक्चर। रियली वेरी वेरी हाँ, एक चीज मैं ऐड करना इंफॉर्मेटिव भी था और चाहूंगा। रिलैक्सिंग हाँ भी था, स्ट्रेस जी, रिलीव भी। जी। एक डॉक्टर मनीषा को मैं एक चीज बताना चाहूंगा। डॉक्टर मनीषा जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था अपनी मदर के लिए, जी हाँ कुछ ऐसी एप्स हैं जो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही हैं, और वो सीनियर सिटीजन्स ही अलाउड है उनको ज्वाइन करने के लिए। दे आर सॉर्ट ऑफ क्लब्स, ऑनलाइन क्लब्स हैं या एप्स हैं। तो उनको ज्वाइन कर लें तो वो सीनियर सिटीजन्स के लिए कभी तंबोला, कभी बिंगो, कभी अंताक्षरी, कभी ऐसे सिंगिंग का, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज रखते हैं ताकि जो उनका टैलेंट है उनका माइंड भी डाइवर्ट हो जाए और उनको अच्छा भी लगे कि हमें कोई पूछ रहा है, हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं। तो उन एंटरटेनमेंट भी हो, तो बच्चे नहीं भी हों तो अकेलेपन को दूर करने के लिए काफ़ी लोग ऐसे एक्टिव ग्रुप्स हैं, वो उनको देख सकती हैं उन ऐप्स को। that is very nice. Thank you so much. थैंक यू। मैम माय क्वेश्चन इज दैट जैसे आपने बताया विटामिन B12 एंड D3 सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, सो नाउअडेज पीपल आर आल्सो टॉकिंग अबाउट बिकॉज इट इज ऑन इंटरनेट दैट मेलेटोनिन इज द मेडिसिन जो लोग एज अ सप्लीमेंट ले रहे हैं, सो डू यू एडवाइस कि No, वो उन्हें लेना चाहिए? नहीं, मेलेटोनिन एक्चुअली क्या है, इंसोम्निया के लिए ले रहे हैं लोग राइट। मेलेटोनिन। they are so tired and at the end of the day they don't feel sleepy ना, तो मेलेटोनिन ले रहे हैं and it is very widely advertised also, but I really don't recommend it. Yes, ma'am. Actually it is advertised as supplement only. So people are suggesting कि we can take it, but I think you're right. We should. otherwise ना मैं otherwise I am not very much in favor of supplements. मुझे लगता है नेचुरल फॉर्म में अगर आप उसको उसकी नीड को फुलफिल कर पाओ, लाइक फॉर विटामिन डी ऑल्सो, यू सिट अंडर द सन, यू टेक क्या है, फिश, अगर फिश खाते हैं तो फिश खाइए। विटामिन B12 भी आपको सीरियल से, ग्रेन से मिल जाता है, बट इवन देन अगर उसको लेने के बाद भी योर नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, देन यू टेक। अदरवाइज सप्लीमेंट्स को भी बहुत ज्यादा नहीं, पर एक हो गया and if your problem is solved because of taking that, so it's okay. Okay. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was a very insightful session. And, Geeta ma'am, और कुछ? हाँ नहीं, मैं बाकी सबसे अभी सबने पूछा नहीं। नूतन जी, डॉक्टर राव, डॉक्टर M.A. राव US से हमारे साथ अटेंड कर रहे हैं। डॉक्टर राव सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सेशन में? अभी उन्होंने देखा नहीं, मतलब सब दूर के भी अब सर ने सुना नहीं होगा। डॉक्टर M.A. राव सर ने, कोई नहीं।